नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ भाभी ने ननद पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर घर से बाहर निकाला तो ससुर ने सिखाया ऐसा सबक कि बहू के होश ठिकाने आ गए। 80 वर्षीय सागर जी घर में अकेले थे। भूख से उनका हाल बेहाल हो रहा था। यूँ तो वह थोड़ा बहुत खाना पकाना जानते थे, लेकिन कुछ पकाने के लिए रसोई घर में राशन भी तो होना चाहिए ना। क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिरकार उन्होंने अपने इकलौते बेटे राहुल को फोन लगा दिया। हेलो बेटा राहुल, कैसे हो तुम और घर वापस कब आ रहे हो? तुमने तो कहा था कि 4-5 दिनों में ही लौट आओगे, लेकिन पूरा 1 सप्ताह बीत चुका है। तो दूसरी ओर से आवाज़ आई, अरे पिताजी, आप भी हद करते हैं। अब इंसान कहीं जाता है तो 4-5 दिन ऊपर नीचे तो हो ही जाते हैं। अभी हमारा आने का कोई प्लान नहीं है। इस रविवार को रूही की छोटी बहन यानी कि मेरी साली की एंगेजमेंट है। अब हम लोग उसके बाद ही आ पाएंगे। कम से कम 1 सप्ताह तो लग ही जाएगा। ये सुनकर सागर जी बोले, लेकिन बेटा, इतने दिन में क्या कैसे रहूँगा? जो राशन घर में पड़ा था अब तो वो भी ख़त्म हो चुका है। आज सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया और मेरे पास पैसे भी कहाँ हैं जो खरीद कर ले आता। बेटा, अब भूख बर्दाश्त से बाहर हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी जान ही निकल जाएगी। कहते कहते सागर जी फवक फवक कर रो पड़े तो उनका बेटा राहुल बोला, कमाल करते हैं पिताजी, आप भी। आपकी बहू आपके लिए इतना सारा राशन रख कर गई थी, इतनी जल्दी आपने वो सब खत्म कैसे कर दिया? तो सागर जी हैरानी से बोले, अरे नहीं बेटा, मुश्किल से 4-5 दिन का ही राशन पड़ा था जो खत्म हो गया है। फिर राहुल बोला, अब जो कुछ भी हो, मेरा आना तो अभी संभव नहीं हो पाएगा। एंगेजमेंट के लिए अभी हमें शॉपिंग भी करनी है और पार्टी की सारी तैयारियां भी देखनी है। अब रूही का भाई भी तो किसी काम से विदेश गया है, तो पापा जी के साथ मिलकर सारा इंतज़ाम मुझे ही देखना होगा। अभी तो आप किराने वाले से राशन का सामान उधार लेकर काम चलाइए। जब मैं आऊँगा तो उसका हिसाब कर दूँगा। सागर जी कुछ कहने लगे थे कि तभी उन्हें फ़ोन में से आवाज़ सुनाई पड़ी, राहुल, कहाँ रह गए तुम? तो राहुल बोला, हाँ हाँ अभी आया। अच्छा पिताजी, बहुत काम है मुझे, मैं फ़ोन रखता हूँ। राहुल ने फ़ोन काट दिया, लेकिन उसने जो कुछ भी कहा उस पर सागर जी को अभी तक यकीन नहीं हो रहा था। सोचने लगे कि जब यही बेटा छोटा था और घर में राशन की कमी होती थी तो हम लोग भूखे पेट रह जाते थे, लेकिन उसे कभी भूखा नहीं छोड़ा था। आज वही बेटा 5 दिन का राशन घर में रख कर अपने पिता को अकेला छोड़कर चला गया और वहाँ अपने सास ससुर की चमचागिरी कर रहा है। कैसे इतनी बदल जाती है औलाद। माँ बाप का दर्द भी दिखाई नहीं देता। सोच सोच कर ही सागर जी की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन पेट की भूख चीरें भी कहाँ दे रही थी। आखिरकार पास की राशन की दुकान पर गए और हिचकिचाते हुए किराने वाले से कुछ राशन उधार देने को कहा, लेकिन राशन वाले ने उधार देने से साफ साफ मना कर दिया। शर्मिंदा होकर सागर जी वापस अपने घर लौटे, लेकिन अब क्या करें, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। बैठे बैठे उन्हें कुछ ख्याल आया और वे जल्दी से घर को ताला लगाकर घर के पास वाले मंदिर में चले गए। देखा तो मंदिर में प्रसाद वितरण किया जा रहा था। सागर जी ने एक पत्तल में प्रसाद लिया और मंदिर के प्रांगण में बैठकर खाने लगे और पेट की भूख शांत करके थोड़ी देर वहीं बैठे रहे और सोचने लगे कि आखिरकार इस तरह कब तक गुजारा होगा। बच्चों को आने में तो अभी 1 सप्ताह बाकी है। थोड़ी देर बाद जब वे अपने घर जाने के लिए मंदिर से बाहर निकले तो 7-8 साल के 2 छोटे छोटे बच्चे उनके पास आए और बोले, अंकल, अमरूद खरीद दो, 30 रुपए किलो है।
उन्हें देखकर सागर जी के मन में कुछ ख्याल आया और बोले, बेटा ये अमरूद तुम कहाँ से लाते हो? अंकल, मंदिर के पीछे ही एक बहुत बड़ा बाग है। जिन अंकल का वो बाग है वो में उनके अमरूद बेचने के बदले पैसे देते हैं। अंकल, अमरूद लोगे क्या? नहीं बेटा, मुझे नहीं चाहिए, कहकर सागर जी अपने घर आ गए। लेकिन फिर सोचने लगे कि अगर वो छोटे छोटे बच्चे खुद कमा कर खा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? बूढ़ा हुआ हूँ, बीमार तो नहीं। अगले दिन सागर जी भी मंदिर के पीछे वाले बाग में चले गए और थोड़ी ही देर में मंदिर के बाहर बैठकर उन्होंने फल बेचने शुरू कर दिए। ज़्यादा कुछ नहीं तो इस तरह वे अपने पूरे दिन के खाने का खर्च तो निकाल ही देते थे। लेकिन कहीं दुनिया वाले उनके बेटी को गलत ना समझे, ये सोचकर उन्होंने इस अपने मुंह को साफे से ढक लिया था ताकि वह किसी की पहचान में ना आ सके। ऐसा करते करते आज 4 दिन बीत चुके थे। आज जब सागर जी फल बेचने बैठे तो देखा मौसम खराब लग रहा था। मौसम विभाग की चेतावनी भी उन्होंने सुनी थी कि आंधी तूफान आ सकता है, इसलिए लोग अपने घरों में ही रहे। लेकिन फिर भी सागर जी वहाँ फल बेचने आ बैठे। थोड़ी देर में जोरों की आंधी चलने लगी तो सब लोग अपने अपने घरों में चले गए। लेकिन सागर जी अभी तक वहीं बैठे थे, ये सोचकर कि कुछ फल बिक जाएंगे तो उनका गुजारा हो जाएगा। ऐसे मौसम में एक बुजुर्ग को वहाँ बैठे देख एक न्यूज़ रिपोर्टर वहाँ आ गया और वीडियो बनाने लगा और बोला, मजबूरी आखिर इंसान से क्या कुछ नहीं करवाती। ऐसी आंधी तूफान में भी ये बुजुर्ग बाहर निकलने को मजबूर है। जिस समय वो रिपोर्टर वीडियो बना रहा था उसी समय तूफान और तेज हो गया और सागर जी का साफा जिससे उन्होंने मुंह ढका हुआ था अचानक हवा में उड़ गया और वे घबराकर जल्दी से अपना सामान उठाकर वहां से चले गए। कुछ देर में बाहर का तूफान तो थम गया था, लेकिन सागर जी के आंसुओं का तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। बुढ़ापे में पत्नी के जाने के बाद उनकी ये हालत होगी ऐसा उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। सागर जी और राधा जी का एक बेटा राहुल और एक बेटी दिशा थी। छोटे होने के कारण राहुल को बड़े लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था। माता पिता को अपने बेटी से कितनी उम्मीदें थी। राहुल पढ़ाई में भी होशियार था। उच्च शिक्षा के लिए सागर जी ने उसका दिल्ली के एक कॉलेज में एडमिशन करवा दी और बेटी का एक अच्छा सा रिश्ता देखकर शादी कर दी। वहीं कॉलेज में ही राहुल और रूही से मुलाकात हुई। देखने में हैंडसम राहुल रूही को तो पहली ही नज़र में पसंद आ गया था। धीरे धीरे वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। कॉलेज पास करने के बाद राहुल को एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई, लेकिन अब राधा जी बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी थी। इसलिए सागर जी ने राहुल के लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया ताकि बहू आकर घर की भाग दौड़ संभाल सके। तो राहुल ने बताया कि वो रूही से प्यार करता है। कि सुनकर सागर जी बहुत खुश हो गए, लेकिन बाद में पता चला कि रूही के पिता बहुत पैसे वाले हैं और सागर जी और उनकी पत्नी किसी अमीर घर की बेटी को अपने घर की बहू बनाकर लाना नहीं चाहते थे। लेकिन रूही और राहुल ने एक दूसरे को जीवन साथी बनाने का फैसला कर लिया था और रूही के पिता उसकी हर एक बात मानते थे। तो राहुल की जिद के कारण माता पिता को न चाहते हुए भी उन दोनों के विवाह के लिए हाँ करनी पड़ी। शादी के बाद 1 महीना तो राहुल और रूही घूमने फिरने और शॉपिंग करने में मस्त थे। उसके बाद भी रूही आए दिन या तो सहेलियों के साथ घूमने फिरने निकल जाती या फिर अपनी सहेलियों को अपने घर बुलाकर सभी सहेलियों के साथ ताश खेलती, ड्रिंक करती और नाचती गाती। लेकिन धार्मिक प्रवृत्ति वाली राधा जी को ये सब अच्छा नहीं लगा, तो एक दिन उन्होंने कह दिया कि बहू, अच्छे घर की बहू बेटियों को ये सब करना शोभा नहीं देता। इतनी बात सुनने की देर थी कि रूही ने घर में तांडव मचा दिया और अपने पति को स्पष्ट तौर पर कह दिया कि उसकी लाइफ में किसी की दखल अंदाजी हो
कि वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। राहुल ने अपने माता पिता को समझा दिया कि वो रूही के साथ टोका टाकी ना किया करे। बहू के ये रंग देखकर राधा जी और सागर जी हैरान रह गए। धीरे धीरे राधा जी की हालत और बिगड़ने लगी और एक दिन वे अपने पति सागर जी को इस क्रूर दुनिया में अकेला छोड़कर चल बसी। सागर जी की बेटी दिशा कभी कभी अपने पिता से मिलने आ जाया करती थी ताकि उनका अकेलापन बांट सके, लेकिन रूही को अपनी ननद फूटी आंख नहीं सुहाती थी। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा और करीब 2 वर्ष के बाद रूही और राहुल का बच्चा इस दुनिया में आया। जब उनका बेटा 5 वर्ष का हुआ, उन्होंने एक बहुत शानदार पार्टी रखी। पार्टी से 2 दिन पहले ही रूही के मायके वाले उसके घर पहुंच गए। राहुल की बहन दिशा भी बड़े उत्साह के साथ उस पार्टी में शामिल हुई। अब रूही ने अपनी माँ के साथ मिलकर अपनी ननद के खिलाफ एक चाल चली। पार्टी से अगले दिन जब दिशा अपने घर जाने को तैयार हुई तो उसी समय रूही ने शोर मचा दिया कि उसकी माँ का कंगन चोरी हो गया है। ऐसा कहते हुए उसने पहले तो इधर उधर कंगन ढूंढने का दिखावा किया और फिर अपनी ननद के बैग की सबके सामने तलाशी लेने लगी और कपड़ों के बीच अपनी माँ का कंगन देखकर उसने तो घर में तूफान खड़ा कर दिया। देखो राहुल, क्या हरकत की है तुम्हारी दीदी ने। आज तक इतने महंगे कंगन कभी देखे नहीं होंगे ना। चाहिए थे तो मांग लेती, लेकिन इस तरह चोरी करना, छी छी। राहुल ने भी अपनी पत्नी की बात पर विश्वास कर लिया और ये देखकर दिशा हक्की बक्की खड़ी रह गई और आंखों से आंसू बहाते हुए वो उस दिन अपने ससुराल गई तो फिर कभी नहीं आई। लेकिन जाते जाते उसने इतना जरूर कहा, रूही भगवान से डरना, जो इल्ज़ाम तुमने मुझ पर लगाया है एक दिन वह लौटकर तुम पर भी आएगा। इतना कहकर वो रोते हुए अपने घर लौट गई। इधर बेटी पर लगे चोरी के इल्ज़ाम का सदमा सागर जी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उनकी बेटी ने भी वहाँ आना बंद कर दिया था। कभी कभार फोन करके पिता का हालचाल जान लिया करती थी। धीरे धीरे उनकी तबीयत भी थोड़ी खराब रहने लगी। एक दिन रूही के पास उसके मम्मी पापा का फोन आया और बोले, रूही बेटी, तुम्हारी छोटी बहन के लिए रिश्ते की बात चल रही है। हमें तो सब कुछ ठीक ही लग रहा है, बस एक बार तुम लोग भी आकर देख लो। वैसे भी बच्चा की गर्मियों की छुट्टियां हैं, आओगे तो कुछ दिन यहाँ रह लेना। इस बारे में जब रूही ने अपने पति राहुल से बात की तो राहुल बोला, अगर हम कुछ दिन के लिए वहाँ चले जाएंगे तो पिताजी अकेले कैसे रहेंगे। इस बात पर रूही भड़क उठी। अब क्या हर जगह तुम्हारे पिताजी को अपने साथ लेकर जाऊंगी क्या। तो राहुल बोला, अरे मैंने ऐसा कब कहा, लेकिन तुम ही देखो, काम वाली बाई भी 1 महीने की छुट्टी लेकर अपने गांव गई है। पीछे पिताजी कैसे रहेंगे, उनके लिए खाना कौन पकाएगा। अच्छा, आज अपने पिता के लिए बड़ा प्रेम प्यार जाग उठा आपके दिन में। मेरी तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं, और वैसे भी रोटी बनाने तो उन्हें आती है। अरे रूही, लेकिन उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। अच्छा, अच्छे भले तो है तुम्हारे पिताजी, क्या हुआ है उनकी तबीयत को। जब सुबह शाम सैर करने के लिए बाहर जा सकते हैं तो क्या खड़े खड़े अपने लिए तो रोटियां नहीं पका सकते। मैं उनके लिए घर पर सारा राशन का सामान रख कर जाऊंगी, आराम से पकाते रहेंगे और खाते रहेंगे। रूही ने कहा तो राहुल बोला, ठीक है बाबा, तुमसे कभी बहस में जीत पाया हूँ क्या मैं। कहकर राहुल अपने ऑफिस जाने लगा। तभी रूही ने आवाज़ दी, राहुल, मेरे मायके जाने के लिए ऑफिस से लौटते वक्त कोई उपहार भी लेते आना। मेरी मम्मी पापा हर बार हमें इतना कुछ देते हैं, इसलिए जो भी उपहार लाओगे अच्छे से अच्छा लाना। रूही ने कहा तो राहुल ने हाँ में सिर हिला दिया और ऑफिस चला गया। शाम के समय सागर जी का एक दोस्त उनसे मिलने के लिए आया तो उसी समय उनका पोता उनके पास आया
और बोला, दादाजी हम तो नानी के घर जाएंगे और खूब सारी मस्ती करेंगे, लेकिन हम आपको नहीं लेकर जाएंगे, आप यहाँ अकेले रहना। ऐसा कहते हुए उनका पोता हंसने लगा। पोते के मुंह से ऐसी बात सुनकर सागर जी हैरान रह गए। तभी उनका दोस्त बोला, किस सोच में पड़ गई सागर? पोते की बात पर पर्दा डालते हुए सागर जी फीकी सी हंसी हंसते हुए बोले, अरे नहीं नहीं, ये तो ऐसे ही मस्ती कर रहा होगा। अगर बेटा बहू कहीं बाहर जाएंगे तो क्या मुझे बताकर नहीं जाएंगे? और वैसे भी अगर उन्हें कहीं जाना हो तो जाए। जब इतने दिन जिंदगी अकेले काट ली है तो आगे भी कट ही जाएगी। और कुछ नहीं तो अपने लिए 2 रोटी तो मैं बना ही सकता हूँ। कहते कहते सागर जी का स्वर रुआसा हो गया। कुछ देर बातचीत करके सागर जी के दोस्त अपने घर चले गए, लेकिन सागर जी के दिमाग में अभी तक अपने पोते द्वारा कही गई बात घूम रही थी। अगले दिन जब वह सुबह की सैर करने के बाद घर लौटे तो आंगन में बैठकर अपने बेटी के बाहर आने का इंतजार करने लगे। जैसे ही उनके बहू रूही बाहर आई तो सागर जी बोले, अरे बहू, राहुल तैयार हो गया क्या? अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? क्या दफ्तर नहीं जाएगा? तो रूही चिढ़ाते हुए बोली, क्यों, अब क्या काम आ गया जो उनके बारे में पूछ रहे हैं? जरूर किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, तभी उनकी राह देख रहे हैं। आपको तो 1 मिनट भी चैन नहीं है। कभी तो उनको भी आराम से रहने दो। बहू की तीखी बातें सुनकर सागर जी चुपचाप बैठ गए। इतने में राहुल तैयार होकर बाहर आया और बोला, अरे रूही, मुझे ऑफिस जाने को देर हो रही है, जल्दी से मुझे नाश्ता दे दो। ठीक है, लाती हूँ। इतना कहकर रूही रसोई घर में चली गई तो सागर जी अपने बेटे के पास आए और बोले, बेटा, मेरे पेंशन निकाल लाए हो क्या? अगर ले आए हो तो कुछ पैसे मुझे भी दे देते। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि अपने पैसे होते हुए भी मैं बहू और तुम्हारे सामने हाथ फैलाता रहा हूँ। तभी राहुल बोला, लेकिन पिताजी, हमने आपको कौन सी कमी छोड़ी है जो हाथ फैलाने की नौबत आएगी? आपकी हर ज़रूरत को तो हम पूरा करते हैं, और वैसे भी अपनी तनख्वाह और आपकी पेंशन के पैसे भी रूही के हाथ मिलाकर रख देता हूँ। जब उसे घर चलाना है तो पैसे भी उसके हाथ में ही होने चाहिए। फिर भी अगर आपको कुछ पैसे चाहिए तो आप उससे मांग सकते हैं। ये बात सुनकर सागर जी चुप हो गए और फिर सोचते हुए बोली, अच्छा बेटा, एक बात तो बताओ, क्या तुम लोग कहीं बाहर जा रहे हो क्या? अभी सागर जी ने इतना कहा ही था कि रूही रसोई घर से बाहर निकल कर आई और बोली, लीजिए, अभी हमारा प्रोग्राम बना नहीं कि आपके पिताजी की जासूसी शुरू हो गई। मैं ना कहती थी कि आपके पिताजी हमारी हर बात दरवाजे पर कान लगाकर सुनते हैं। इस घर में तो हमारी बिल्कुल प्राइवेसी है ही नहीं। तभी राहुल बोल उठा, पिताजी, आपको ऐसा तो नहीं करना चाहिए। अपने बेटे और बहू की बातें आप छुप छुप कर सुनते। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी पिताजी। तभी सागर जी बोले, लेकिन बेटा, मैंने तुम लोगों की कोई बात नहीं सुनी। क्या तुम्हें अपने पिता पर इतना ही भरोसा है? और वैसे भी ये बात तो मुझे मोनू ने बताई थी कि वो नानी के घर जा रहा है, और इसलिए ही मैं तुमसे कुछ पैसे मांग रहा था। कभी कुछ खरीदने की इच्छा हो जाती है तो मेरे पास भी कुछ पैसे होने चाहिए। तभी राहुल बात बदलता हुआ बोला, हाँ तो ठीक है ना, बच्चा था तो आपको बोल दिया होगा। और हाँ पिताजी, हम 5 दिनों के लिए कुछ काम से ही रूही के मायके जा रहे हैं। उसकी मम्मी पापा ने बुलाया है। इतनी बात सुनकर सागर जी बोले, पर बेटा, 1-2 दिन की बात होती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन 5 दिन मैं यहाँ अकेले कैसे रहूँगा? तभी रूही गुस्से से बोली, बस हमने कहीं जाने की बात कही नहीं कि शुरू हो गया आपके पिताजी। आखिर आप चाहते क्या हैं? क्या सारी उम्र हम आपकी सेवा में ही गुजार दे? क्या मेरे मम्मी पापा की कोई अहमियत नहीं है, या फिर हमारी कोई अपनी लाइफ नहीं है? हम परसों सुबह जा रहे हैं और ये तय हो चुका है। ऐसा कहकर रूही पैर पटकती हुई
रसोई घर में चली गई और राहुल अपने ऑफिस चला गया। नाश्ता निपटाने के बाद रूही ने हमेशा की तरह सागर जी से घर की झाड़ू पोछा करवाया और फिर सब्जी काटने के लिए दे दी और उसके बाद शॉपिंग करने के लिए बाजार चली गई। जिस दिन वह लोग निकलने लगे तो रूही सागर जी के पास आई और बोली, पिताजी ये लीजिए 2000 रुपये अपने पास रखिए। ये देखकर सागर जी को मन ही मन खुश हुआ कि चलो बहू को मेरी इतनी तो चिंता है। फिर औपचारिकता निभाते हुए बोली, नहीं नहीं मुझे इतने पैसों की क्या ज़रूरत है। तो रूही बोली, अरे ये पैसे मैं आपको घूमने फिरने या फालतू की चीज़ों पर खर्च करने के लिए नहीं दे रही हूँ। कल महीने की 1 तारीख है। दूध वाला, अखबार वाला और केबल वाला ये सब कल पैसे लेने आएंगे तो उन्हें दे दीजिएगा। घर में जितना राशन पड़ा है आपके लिए काफ़ी होगा। फल सब्जी खरीदी की तो आपको ज़रूरत है ही नहीं और आपकी दवाइयाँ हमने पहले ही लाकर रख दी हैं। इसके अतिरिक्त मुझे नहीं लगता कि आपको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। सागर जी ने चुपचाप हाँ में सिर हिला दिया और फिर वह लोग अपनी गाड़ी में बैठकर चलते बने। 1 सप्ताह बीत जाने के बाद जब उनके बेटे ने उनकी सुध नहीं ली तो थक हार कर सागर जी को अपना पेट भरने के लिए फल बेचने का काम करना पड़ा। अतीत के बारे में सोचते सोचते सागर जी अचानक वर्तमान में आ गए। जब उनके फ़ोन की घंटी बजी, सागर जी की बेटी दिशा का फ़ोन आया था। हेलो पिताजी, कैसे हैं आप? बेटी की अपनेपन भरी आवाज़ सुनकर सागर जी का मन भर आया। फिर स्वयं को संभालते हुए बोले, मैं ठीक हूँ बेटी। वो क्या है ना, तुम्हारे भाई अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर कुछ दिनों के लिए अपने ससुराल गया है। ये सुनकर दिशा बोली, क्या कुछ दिनों के लिए? तो आप वहाँ कैसे अकेले रह रहे हो? खाना कैसे खाते हैं? और बाकी के काम वो सब कौन करता है? तो सागर जी रूंधे स्वर में बोले, अरे बेटा तुझे मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तेरी माँ के जाने के बाद मैं रोटी पकाना, बर्तन साफ करना और साफ सफाई करना सब सीख गया हूँ। और फिर अपने लिए 2 रोटियाँ बनाने में क्या हर्ज है? ये बात सुनते ही दिशा की आंखों में आंसू बह निकले। उसके पिता जिन्हें कभी 1 गिलास पानी के लिए भी रसोई में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, वो आज माँ की अनुप स्थिति में घर का एक एक काम स्वयं करते हैं। इसके बाद वो कुछ बोल ना सकी और उसने फ़ोन रख दिया। अगली सुबह जब सागर जी अपने लिए नाश्ता बना रहे थे, उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। इतनी सुबह सुबह कौन होगा? बच्चे तो घर पर है नहीं और मुझसे मिलने तो कौन आएगा? सोचते हुए सागर जी बाहर आए, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला तो अपने सामने अपनी बेटी दिशा को देखकर वो हैरान रह गए। इतने समय बाद अपनी बेटी से मिलकर उनकी आंखें भर आई। अरे बेटी दिशा! तब दिशा के बच्चे भी नानू नानू कहते हुए उनकी टांगों से लिपट गए। सागर जी ने उन्हें अपनी बाहों में भर लिया और फिर प्यार से सहलाते हुए उनका माथा चूमते हुए बोले, आओ ना बच्चों, अंदर आ जाओ। कितने सालों बाद तुम्हें सामने से देखा है, वरना आज तक तो तुमसे वीडियो कॉल पर ही बात होती आई थी। कहते हुए वह रुआंसू हो गई। तभी दिशा बोली, मैं भी क्या करूं पिताजी, जिस घर में मेरी इज्जत नहीं वहाँ मैं कैसे आ जाती। भाभी ने जो कुछ भी मेरे साथ किया था वह अपमान मैं आज तक नहीं भूल पाई हूँ। इसलिए चाहते हुए भी अपने मायके की चौखट पर पैर ना रख सकी। लेकिन आपको अकेले कैसे छोड़ सकती थी? तभी उनका दामाद बोला, पिताजी क्या हम लोग इतने पराये हो गए थे? क्या आपने हमें कुछ बताना भी जरूरी नहीं समझा? बेटी दामाद से अपनापन पाकर सागर जी की आंखें भीग गई और फिर बोली, अच्छा किया बेटा जो तुम यहाँ आ गए। बेटियों से ही तो घर राशन होता है। लेकिन तुम्हारी भाभी ये सब बातें नहीं समझेगी। अब ये बातें चल ही रही थी कि दिशा के बच्चे बोल उठे, मम्मी बहुत भूख लगी है, खाना दो ना। तो सागर जी बोले, मैं भी कुछ लेकर आता हूँ।
इतना कहकर वह रसोई घर में चले गए और इधर उधर कुछ ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिला, क्योंकि रूही तो पहले ही बिस्कुट, मटरी और बाकी के स्नैक्स अलमारी में रखकर ताला लगाकर चली गई थी। उसी समय दिशा भी रसोई घर में आ गई और बोली, आप परेशान मत होइए पिताजी, मुझे बताएं, मैं मदद कर देती हूँ। इतनी बात सुनते ही सागर जी उदासी भरे स्वर में बोले, क्या बताऊँ बेटी, खुद के पेंशन के पैसे होते हुए भी अपने ही घर में मैं भिखारी बन बैठा हूँ। समझ नहीं आता कि बच्चों को क्या खिलाऊं। कहते हुए उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। दिशा बोली, अरे इतनी छोटी सी बात, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? आपकी परेशानी मैं 1 मिनट में हल कर देती हूँ। इतना कहते हुए दिशा ने अपना मोबाइल निकाला और तुरंत फल और कुछ स्नैक्स घर पर मंगवा लिए। पहले उन लोगों ने एक साथ बैठकर फल काट कर खाए, बच्चों को स्नैक्स दिए और फिर बाजार से खाना ऑर्डर कर दिया। अपने बच्चों का साथ पाकर सागर जी जैसे अपनी परेशानियों को भूल ही गए थे। उधर शाम के समय सागर जी के दोस्त जब उसे मिलने आए तो बोले, अरे वाह, क्या बात है, दिशा बेटी आई है। तब सागर जी हंसकर बोले, अरे आओ ना, देखो बच्चों के आ जाने से आज मेरा घर कितना गुलजार हो गया है। दिशा तुरंत जाकर उनके लिए चाय बनाकर ले आई। फिर सागर जी के दोस्त बोले, सागर, तुम्हारी बहू के होते हुए तो आज तक इस घर में मुझसे कभी पानी तक भी नहीं पूछा गया, और आज बेटिया तो मुझे चाय बनाकर पिला रही है। ये सुनकर दिशा हैरानी से उनकी ओर देखने लगी तो वह बोली, बेटी एक बात कहूँ, तुम ही अपने पिता को अपने घर क्यों नहीं ले जाती? यहाँ रहते हुए तुम्हारे पिता की हालत कुछ अच्छी नहीं रहती। या तो अपने पिता का ख्याल तुम रखो या फिर उन्हें उनका हक दिलवाओ। सारे पैसे तो तेरे भाई भाभी ही ले लेते हैं, और तेरा भाई भी सिर्फ अपनी पत्नी का ही कहना मानता है। इसलिए तो मेरी हालत ही अच्छी है। पहले मुझे अफसोस रहता था कि भगवान ने मुझे बेटा नहीं दिया, लेकिन अब लगता है कि भगवान ने जो किया अच्छा ही किया। एक बेटी है जो ससुराल की जिम्मेदारियां निभाते हुए भी मेरा पूरा ध्यान रखती है। अकेला रहता हूँ लेकिन शान से जीता हूँ। वो घर के काम का क्या है, वैसे हाथ में हो तो इंसान नौकर से भी काम करवा सकता है। ये बात सुनकर दिशा कुछ सोच में पड़ गई। उधर नानी के घर में रहते हुए राहुल का बेटा मोनू जब मोबाइल देख रहा था तो बैठे बैठे ही चिल्ला पड़ा, अरे दादू देखो, मम्मी ये तो दादू है। ये बात सुनकर रूही कुछ हैरानी में पड़ गई। तभी मोनू फिर से बोला, मम्मी मैंने अभी मोबाइल में दादू को देखा। तो रूही बोली, अच्छा देखा तो कहाँ देखा? तो मोनू ने मोबाइल में एक वीडियो लगा दी। ये वही वीडियो थी जो कि आंधी तूफान के समय उस लोकल न्यूज़ रिपोर्टर ने बनाई थी, जिसमें सागर जी फल बेचते हुए नजर आ रहे थे। वीडियो पर कैप्शन लगा था, आखिर मजबूरी इंसान से क्या कुछ नहीं करवाती, पेट की भूख उम्र नहीं देखती। वह वीडियो देखकर तो रूही के होश ही उड़ गए, और फिर रूही ने अपने पति राहुल को वह वीडियो दिखाई और बोली, ये देखिए, ये गुल खिला रहे हैं आपके पिताजी हमारी पीठ पीछे, पूरे जग में हमारी बदनामी करने पर तुले हुए हैं। क्या कमी छोड़ी थी आखिर हम लोगों ने? राहुल को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था और बोला, नहीं, ये मेरे पिताजी नहीं हो सकते। ठीक है, अभी पता लग जाएगा, मैं भी आपके पिताजी को फ़ोन करके पूछती हूँ। ऐसा कहते हुए रूही ने सागर जी को फ़ोन लगाया। पिताजी, ये क्या तमाशा लगा रखा है आपने? क्यों पूरे शहर में हमारी बदनामी करवा रहे हैं? लेकिन हुआ क्या बहू, मैंने ऐसा क्या कर दिया? अच्छा, अब अनजान तो ऐसे बन रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। हम लोगों ने आपकी वीडियो देख ली है, तमाशा बनाकर रख दिया आपने हमारा। ये सुनते ही सागर जी सकपका गए। तभी रूही बोली, आपसे तो मैं आकर बात करती हूँ, हमारे आने से पहले घर की पूरी साफ सफाई रखिएगा। अभी रूही ये सब बोल ही रही थी कि तभी दिशा के दोनों बच्चों ने शोर मचा दिया। ये पीछे से शोर कैसा हो रहा है? घर पर कोई आया है क्या, या आपने किसी को फ़ोन करके बुला लिया है? बता दे क्यों नहीं?
कहते हुए रूही भी बहुत तान गई। तभी सागर जी हड़बड़ाते हुए बोले, वे बहू, वो बात यह है कि अरे ठीक से बताते क्यों नहीं, वो क्या कर रहे हैं। तब दिशा आगे आई और बोली, मुझे फ़ोन दीजिए पिताजी, मैं बात करती हूँ। क्या हुआ भाभी? मैं पिताजी से मिलने के लिए अपने मायके आ गई, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। तो रूही बोली, अच्छा, पहले तो हम सबके रहते हुए हमारे घर से चोरी की थी तुमने, और अब हमारी पीठ पीछे हमारे घर को लूटने के लिए आ गई हो। किसने बुलाया ना तुम्हें? जब इतने सारों से नाराज होकर बैठी हो तो फिर आज मेरे घर कैसे आ गई? तो दिशा बोली, अरे आपका घर? क्यों, ये घर मेरा नहीं है। अगर मैं नाराज हो भी गई थी तो सिर्फ आपसे ही हुई थी, अपने पिताजी से नहीं। और वैसे भी आप अपने मायके गई हो तो वहाँ शांति से रहो, यहाँ बार बार फोन करने की जरूरत नहीं है, दिशा ने कहा। तो रूही भड़कते हुए बोली, फोन तो मैं पुलिस को लगाऊंगी। पिछली बार तो मैंने तुम्हें यूं ही छोड़ दिया था, लेकिन अब तो मैं पुलिस कंप्लेंट करके रहूंगी। दिशा बोली, अच्छा, तो तुमसे बन पड़े वो कर लो। ऐसा कहकर दिशा ने फोन रख दिया। ये सुनकर सागर जी का डर के मारे बुरा हाल हो गया और कांपते हुए बोले, बेटी, ये तूने क्या कर दिया? तेरे भाई भाभी तो यहाँ आकर हंगामा खड़ा कर देंगे। तो दिशा बोली, अरे पिताजी, इसमें डरने वाली क्या बात है? ये घर आपका है और आपके नाम पर है। क्या ये बात आप भूल गए हैं? अब इस बात का फैसला आपको खुद ही करना होगा कि आप अपना बुढ़ापा कैसे बिताना चाहते हैं। खुद के पैसे होते हुए भी आप अपने बेटे बहू के सामने हाथ फैलाना चाहते हैं, या अपनी बची जिंदगी पूरी शान के साथ बिताना चाहते हैं। बेटी की बात सुनकर सागर जी सोचने पर मजबूर हो गए। फिर उन्होंने अपने मित्र के साथ मिलकर एक वकील को अपने घर बुलाया और उसके साथ बैठकर पूरे मामले पर विचार विमर्श किया। उधर जब रूही ने अपने पति राहुल को फोन पर हुई सारी बात बताई तो वह दोनों अपनी बेटी को लेकर आयन फानन में अगले दिन घर वापस पहुंच गए। आते ही रूही अपनी ननद पर बरस पड़ी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इतनी बदतमीजी से बात करने की? निकल जाओ मेरे घर से बाहर। तभी राहुल भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता हुआ बोला, अभी के अभी अपना सामान उठाओ, अपने बच्चों को लेकर अपने घर चलती बनो। तब दिशा मुस्कुराते हुए बोली, मुझे तो लगता था कि भाभी तो पराई है, कम से कम आप तो पिताजी की तकलीफों को समझोगे, लेकिन आपने तो उसे भी पीछे छोड़ दिया। और जहाँ तक रही यहाँ से निकलने की बात, तो ये घर मेरा भी है, मेरे भी इस घर में हिस्सेदारी है। वो बात अलग है कि मैंने आज तक कभी अपना हिस्सा नहीं मांगा। ये सुनकर रूही गुस्से में आ गई और जैसे ही अपनी ननद पर हाथ उठाने लगी, तभी सागर जी बोले, खबरदार बहू, जो एक कदम भी मेरी बेटी की ओर बढ़ाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो रूही बोली, अच्छा, आज इतनी हिम्मत आ गई? लगता है बेटी ने खूब खिलाया पिलाया है, जो आवाज में भी जोश आ गया है। तभी राहुल का बेटा मोनू स्नैक्स लेकर बाहर आया और बोला, देखो मम्मी, इतना सारा सामान पड़ा है रसोई में। रूही बोली, वो सब तो मैं बाद में देखूंगी, लेकिन अभी इन बाप बेटी को मैं नहीं छोड़ूंगी। अभी के अभी निकल जाइए मेरे घर से बाहर। ये सुनते ही सागर जी के सब्र का बांध टूट गया। गुस्से भरी कड़कती आवाज में बोले, बेशरम औरत, ना तो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ संस्कार दिए और ना ही कोई तमीज सिखाई। आज तक तो मैं तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन अब नहीं। ये घर मेरा है और मेरी बेटी यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। तभी राहुल गुस्से से बोला, पिताजी, आपका दिमाग तो ठिकाने पर है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को ऐसी बात कहने की? सागर जी ने एक जोरदार थप्पड़ अपने बेटे के गाल पर जड़ दिया और बोले, नालायक, अपने परिवार लेकर अभी के अभी निकल जा मेरे घर से। तो राहुल बोल, आप चाहे जो कर लें, लेकिन हमें इस घर से नहीं निकाल सकते। उसी समय वकील साहब अंदर आए और बोले, क्यों नहीं निकाल सकते? ये घर आज भी तुम्हारे पिताजी के नाम पर है और तुम लोग तो उनके पेंशन के पैसे भी रख लेते हो। ये तो बिल्कुल नाइंसाफी है। ये बात सुनकर राहुल हैरान रह गया।
तभी वकील साहब ने कोर्ट का कागज उनके हाथ में थमाया और बोली, 1 सप्ताह के अंदर अंदर तुम्हें इस मकान को खाली करना होगा और आज तक अपने पिता की पेंशन के जितने भी पैसे तुमने खर्च किए हैं तो तुम्हें उन्हें वापस लौटाने होंगे, वरना जेल की हवा खाने को तैयार हो जाओ। ये सुनते ही राहुल और रूही की हवाइयाँ उड़ गई। वे एक दूसरे के मुंह को ताकने लगे। फिर राहुल ने रूही को इशारा किया और दोनों अपने पिता के पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगे, क्योंकि सागर जी ने तय कर लिया था कि वो अब कमज़ोर नहीं पड़ेंगे। ज़ोरदार आवाज़ में बोली, ये मगरमच्छ के आंसू तुम किसी और को दिखाना, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। सही कहा था मेरी बेटी ने कि मैंने आज तक अपने लिए आवाज़ नहीं उठाई, जिस कारण तुम लोगों ने मुझे एक भिखारी की जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया। लेकिन अब मैं तुम लोगों का मुंह नहीं देखना चाहता, निकल जाओ मेरे घर से। ऐसा कहकर वह अपने कमरे में चली गई। 3 दिन बाद राहुल अपनी पत्नी और बेटी को लेकर वो घर छोड़कर चला गया। अब सागर जी उस घर में अकेले रह रहे थे, लेकिन उनकी बेटी दिशा को अपने पिता की चिंता अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। इसलिए उसने उन्हें अपने साथ चलने को कहा, लेकिन सागर जी ने उनके साथ आने से मना कर दिया और कहा, बेटी, इस घर में तुम्हारी माँ की यादें बसती हैं और वैसे भी बेटी के घर पर रहना माँ बाप को शोभा नहीं देता। दिशा ने इस बात का भी हल निकाल लिया और मकान के ऊपर के हिस्से में किराएदार रख दिए और अपने पिता की देखभाल के लिए एक नौकर भी रख दिया, जो दिन भर उनका काम करता और रात में भी उनका ख्याल रखता। अब दिशा हर रोज अपने पिता से फोन पर बात करती, उनका हालचाल पूछती और सप्ताह में एक बार अपने बच्चों को लेकर उनसे मिलने भी आ जाती। अब सागर जी अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जीने लगे थे। अपने मित्र के साथ सुबह शाम कभी पार्क में टहलने जाते तो कभी मंदिर में चले जाते, कभी कभार घूमने फिरने भी निकल जाते। उनका समय अब अच्छे से कटने लगा था। बेटे से नाता तोड़कर अब उन्होंने भी अपने मन को समझा लिया था। अब उनका जीवन सुख शांति से गुजर रहा था। लेकिन उधर अपने पिता के साथ इतनी नाइंसाफी करने के बाद भला उनका बेटा बहू सुख शांति की जिंदगी कैसे गुजार सकते थे। इधर घर से निकलने के बाद राहुल और रूही ने एक किराए का घर ले लिया, लेकिन अब परेशानी ये थी कि राहुल के पास ना तो अपने पिता की पेंशन थी और ऊपर से घर का किराया भी देना था। आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। इस हालत में भला रूही कैसे गुजारा कर सकती थी। अब तो आए दिन दोनों की लड़ाई होने लगी और एक दिन अपने पति से लड़कर रूही अपने बेटे मोनू को लेकर अपने मायके चली गई। हर बार की तरह इस बार भी रूही की भाभी ने उसकी खूब आप भगत की। कुछ दिन बहुत अच्छे से गुजरे, लेकिन धीरे धीरे रूही अपनी भाभी की नज़रों में खटकने लगी और धीरे धीरे भाभी का व्यवहार रूही के प्रति बदलने लगा और उसकी भाभी उससे छुटकारा पाने की तरकीब खोजने लगी। इस दौरान उसके माता पिता का 4 धाम की यात्रा पर जाने का प्रोग्राम बन गया और रूही की भाभी तो जैसे इसी मौके की तलाश में थी। आखिरकार रूही के साथ भी वैसा ही हुआ जैसा उसने अपनी ननद के साथ किया था। एक दिन उसकी भाभी यहाँ वहाँ देखती हुई बोली, मेरी सोने की चैन कहीं नहीं मिल रही, बहुत महंगी चैन थी। उन लोगों ने सब जगह खोज लिया, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। फिर रूही की भाभी ने सबके सामने रूही की अलमारी खोली और उसके कपड़े निकालकर खोजबीन करने लगी। ये देखकर रूही गुस्से में आ गई और बोली, ये क्या कर रही हैं भाभी आप? क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? तभी अचानक कपड़ों में से उसकी भाभी की चैन निकल आई। ये देखकर तो रूही के होश उड़ गए। उसने अपने भाई की तरफ उम्मीद भरी निगाह से देखा। तभी उसका भाई बोला, रूही, अगर तुम्हें कुछ चाहिए था तो मुझसे मांग लेती, लेकिन ऐसी नीच हरकत करने की क्या जरूरत थी? ये सुनते ही रूही को तो जैसे काटा तो खून नहीं। आज उसे वही दृश्य याद आ रहा था जब कुछ वर्षों पहले उसने अपनी ननद पर चोरी का इल्जाम लगाया था और उसकी ननद सब लोगों के सामने गुनहगार बना दी गई थी। आज रूही को भी उसके गुनाहों की सजा मिल चुकी थी। उसका हंसता खेलता परिवार
केवल उसकी गलतियों के कारण उजड़ चुका था। आज ना तो उसके पास अपना मायका रह गया था और ना ही ससुराल। मायके की दहलीज पर खड़ी रूही के पास पछताने के अलावा अब कोई रास्ता नहीं रह गया था। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।